वास्तु में हमारा भूमि के चयन से चालू होता है। जब हम कोई लैंड परचेज करते हैं वहीं से वास्तु चालू हो जाता है। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके बगल में कोई कब्रिस्तान, शमशान, नदी, नाले, किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं या कोई हॉस्पिटल, कोई मंदिर, वो सब हमारे आसपास के पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें उस लैंड की वास्तु एनर्जी पे फ़र्क डालते हैं। तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ऑरा स्कैनर वगैरह है, डाउज़र, जिनसे हम उस लैंड की एनर्जी निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारे प्राचीन तरीके थे उसमें हम लोगों को ये देखते थे कि जो हमारा सेंटर आ रहा है लैंड का, उससे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए हम 1.5 बाई 1.5 फीट का एक गड्ढा खोद देते थे और उसमें पानी भर देते थे। एक मैं देखने गया था एक अपार्टमेंट, मुझे किसी क्लाइंट को वहाँ पे लेना था, तो मैंने वहाँ पे जाकर के उस फ्लैट को देखा। फ्लैट बना एकदम वास्तु के अकॉर्डिंग था, वहाँ पर वास्तु को उन्होंने पूरा फॉलो किया था, बट उस जगह की लैंड की एनर्जी ही बहुत नेगेटिव थी। सर, वास्तु जो है आज के टाइम में बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, तो आप हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तु होता क्या है? ठीक है, वास्तु के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर हम वैदिक वास्तु पे जाते हैं तो वैदिक वास्तु में हमारा जो डिफाइन किया गया है, एक वास्तु पुरुष की अवधारणा की गई है। वास्तु पुरुष हमारे वेदों में इस तरीके से उसको लिया गया था कि एक दैत्य था जी। जो कि कंट्रोल करना जिसको बहुत मुश्किल था, और वो धीमे धीमे हमारी चीज़ों को खाता जा रहा था। तो सारे देवताओं ने मिलकर के एक प्लानिंग करी, उन्होंने पूछा, तो उसके बाद सबने मिल करके उसको ज़मीन पर पे उल्टा गिरा दिया। तो वो उसको गिराने के बाद उसको एक ग्रिड में मान दिया जो हमारी वास्तु ग्रिड कहलाती है। वास्तु ग्रिड। उसी के हिसाब से हमने वास्तु को डिसाइड किया। हमारा वैदिक में कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन अगर हम लेटेस्ट वास्तु टेक्निक्स पे जाते हैं तो हमारे जो पांचों एलिमेंट हैं, फायर, वाटर, वुड, मेटल जी। और स्पेस, इनका एडजस्टमेंट हम वास्तु कहलाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एंसेंट वास्तु से लेकर के मॉडर्न वास्तु तक हमारा यही फर्क पड़ा। वैदिक वास्तु में क्या था कि जो वास्तु पुरुष था उसके अलग अलग अंगों का उदाहरण किया गया कि यहाँ पर ये हमारा डायरेक्शन है, इस पे ये अंग इसका आ रहा है, जैसे कि हमारा जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है वास्तु पुरुष का। तो उसको इस तरीके से जोड़ा गया कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब है किसी जगह का तो उसके सर में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे रहने वाले लोगों को सर में या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। या नॉर्थ खराब है तो हार्ट से रिलेटेड इशू आते हैं। इसमें इसको इस तरीके से बैलेंस किया गया, जो हमारी वैदिक अवधारणा थी। और हमारी जो आधुनिक अवधारणा है उसके हिसाब से हम ये लेकर के चले कि हमारा कौन सा एलिमेंट खराब है। सपोज हमारा अर्थ एलिमेंट है जो कि हमारा साउथ वेस्ट से कनेक्टेड होता है, तो वो अगर ख़राब है तो हमारी स्थिरता में, हमारी जो एक मजबूती है उसमें फ़र्क पड़ता है। वो घर के मास्टर से रिलेटेड होता है। अगर हम उसको घर के परपेक्ष में देखते हैं तो वो ये आता है कि हमारा किसी जगह का जो साउथ वेस्ट है घर के मास्टर से जुड़ा होता है। अगर हमारा मास्टर ही डिस्टर्ब हो गया तो उस घर की सारी स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ा जाती है। या एक तरीके से हम इसको रिलेशनशिप से भी जोड़ सकते हैं कि रिलेशनशिप भी हमारे साउथ वेस्ट से होते हैं, तो इनमें हमारा एलिमेंट्स का भी स्टडी होती है। थोड़ा सा वास्तु के बारे में लोगों के मन में एक अज्ञानता है। वो लोग ये मान के चलते हैं कि क्या वास्तु सिर्फ हमारा वहाँ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि हमारा बेडरूम किधर हो, किचन किधर हो, ये किधर, हमारा कहते हैं डाइनिंग रूम किधर हो, टॉयलेट किधर हो, उसके हिसाब से ही लोग वास्तु समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तु में हमारा भूमि के चयन से चालू होता है। जब हम कोई लैंड परचेज करते हैं वहीं से वास्तु चालू हो जाता है। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके बगल में कोई कब्रिस्तान, शमशान, नदी, नाले, किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं या कोई हॉस्पिटल, कोई मंदिर, वो सब हमारे आसपास के पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें उस लैंड की वास्तु एनर्जी पे फ़र्क डालते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा वहाँ का जो वास्तु का लैंड है वहीं से वास्तु शुरू हो जाता है, जो उस जगह की एनर्जी को डिसाइड करता है। इसके बाद फिर हम जब जाते हैं तो उसके अंदर का हम स्ट्रक्चरल वास्तु पे जाते हैं, और सबसे लास्ट में फिर हम कलर थेरेपीज और वहाँ के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो इसमें जैसे हम लैंड परचेज कर रहे हैं कोई, तो उससे पहले हम कैसे जान सकते हैं कि वहाँ पे कुछ दोष था या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ पे? देखिए, इसको जानने के जो हमारे पुराने वैदिक तरीके क्योंकि हैं, नॉर्मली हम लोग जाएंगे, नॉर्मल कोई जाएगा लैंड परचेज करने, तो उसको इतना नहीं पता होगा। और ना जो ब्रोकर है या फिर स्ट्रेट रियल एस्टेट ब्रोकर है, उसको ये भी नहीं पता, वो ये बताएगा नहीं ये चीज़ अगर उसको सेल करनी है वो देखिए लैंड। जहाँ तक लैंड परचेज करने की बात है, जी। कुछ बेसिक चीज़ों का हमें हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। जी। जैसे कि किसी भी लैंड के बगल में कोई शमशान, कोई कब्रिस्तान या कोई पीपल का पेड़, तो उस जगह की एनर्जी डिस्टर्ब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा अब बढ़ जैसे जाती है। बगल में जैसे आपने बोला, तो 1-2 किलोमीटर या फिर कोई ऐसे डिस्टेंस होता है एक कुछ दो उसमें? किलोमीटर से मतलब नहीं होता, सिर्फ सटे हुए से या उसकी परछाई आने से मतलब होता है। ओके, ओके,
अगर वहाँ से हमारे लैंड से एक लैंड छोड़ के अगर आगे कुछ है जी तो चांसेस कम होते हैं, फिर उसको चेक करना पड़ता है। अगर हम आधुनिक उसमें जाते हैं तो अब तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ऑरा स्कैनर वगैरह है, डाउजर, जिनसे हम उस लैंड की एनर्जी निकाल लेते हैं। राइट लेकिन जो हमारे प्राचीन तरीके थे उसमें हम लोगों को ये देखते थे कि जो हमारा सेंटर आ रहा है लैंड का, उससे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए हम 1.5 बाई 1.5 फीट का एक गड्ढा खोद देते थे और उसमें पानी भर देते थे। सुबेरे तक, रात में उसमें पानी भर दिया, सुबह तक अगर वो गड्ढा फट गया तो वो ज़मीन लेने के लायक नहीं है। अगर पानी बराबर है तो वो ज़मीन बहुत अच्छी है। तो पानी इसका थोड़ा सा रीज़न कम हुआ तो एवरेज है। इसका रीज़न क्या हुआ? नॉर्मली अगर इसको हम साइंस से जोड़ते हैं, वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, ये तो सिर्फ ज़मीन की हमारी क्वालिटी से है कि वो ज़मीन हमें सूट करेगी कि नहीं करेगी। ओके एनर्जीज़ के लिए तो आपको एक्सपीरियंस आदमी की ही ज़रूरत पड़ती है, इसको आप खुद नहीं देख सकते। उसमें संभावनाएं तब ज़्यादा होती हैं जब अगल बगल कोई शमशान हो, कोई कब्रिस्तान हो, कोई मजार वगैरह बनी हो, या इस तरीके के केसेस वहाँ पे हुए हों, राइट। तब हमको देखना पड़ता है। उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट से या किसी एक्सपर्ट आदमी से ही उसको पता कर सकते हैं। तो सर वास्तु एनर्जी का क्या क्या इम्पैक्ट रहता है? देखिए, अगर किसी लैंड की एनर्जी हमारी डिस्टर्ब है, जी उसमें एनर्जी डिस्टर्ब होने के मेनली जो रीजन्स होते हैं, या तो वहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन हो, जिसको हम सुपर नेचुरली बोल सकते हैं बहुत लेमैन की भाषा में, जैसे वहाँ पे पहले कभी कोई पुराना कब्रिस्तान या शमशान रहा हो, या फिर वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगल बगल कोई बड़ा ट्रांसफार्मर हो या कोई हमारा पावर हाउस हो, उसके रेडिएशन, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। सो पावर हाउस अगर अगल बगल में है, नियर बाय में है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? जैसे, वो तो नेगेटिव उसमें भी आता है वो भी? हाँ, वो रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ओके तो वो आदमी के ब्रेन पे लगातार इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हो, राइट लगातार हो, तो आप रहोगे तो ब्रेन पे एक अलग तरीके का प्रेशर पड़ता रहता है। ओके तो उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो दूसरे होते हैं, और जब लगातार आपके ब्रेन पे खिंचाव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या किसी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन साइंस से ही है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर है, राइट तो वो वाटर है, वो भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन टाइप का होता है, तो वाटर हमारा उस रेडिएशन के हिसाब से प्लस माइनस की तरफ बढ़ता है, तो हमारे ब्रेन में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। ओके तो इसलिए वो हमारे लिए जो रेडिएशंस हैं वो अलग तरीके के हैं। बट यहाँ पे बात करते हैं हम कॉस्मिक की, जी कि ज़मीन में कोई हमारा पुराना शमशान था या कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, जहाँ पर हम हॉन्टेड बोल देते हैं लेमैन की भाषा में, हाउंटेड या वो रेडिएशंस का इम्पैक्ट बहुत होता है, वो जनरली आप जान नहीं पाते हो देख करके। जैसे फरीदाबाद का एक केस था, मैं एक बहुत साल पहले की बात है, 2008 की, एक मैं देखने गया था एक अपार्टमेंट, मेरे किसी क्लाइंट को वहाँ पे लेना था, तो मैंने वहाँ पे जाकर के उस फ्लैट को देखा। उनका फ्लैट बना एकदम वास्तु के अकॉर्डिंग था, वहाँ पर वास्तु को उन्होंने पूरा फॉलो किया था, जी बट उस जगह की लैंड की एनर्जी ही बहुत निगेटिव थी।